हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं दीपक श्रीवास्तव, आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में एक बार फिर से मोस्ट वेलकम। दोस्तों, अभी तक जो हम आपको वीडियो बता रहे थे वो थे मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी किसी भी क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। इसलिए मैं मैथ्स के वीडियो कोई पार्ट्स को, जैसे आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, ऐसे ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, इन सब टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैं आपको पहले बेसिक चीज़ें बता दिया। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, तो बीच में जैसे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी बेसिक चीज़ों की, मैं आपको बताता रहूँगा। वैसे तो सभी टॉपिक क्लियर हो गए, आपके डिवीज़न हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गए, स्क्वायर, नॉन स्क्वायर, परफेक्ट रूट, स्क्वायर रूट। तो अभी क्यूब एक बचा हुआ टॉपिक, क्यूब रूट बचा हुआ, एक दो टॉपिक बचे होंगे जिनको मैं बीच बीच में बताता रहूँगा, तो उससे परेशान मत होइए। आज से मैं अब मैथ्स के एक पार्ट्स की तरफ बढ़ूँगा, जिसका हमारा पहला पार्ट्स है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, जो कि किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, जहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, तो पहले हम कुछ नंबर के बारे में जान लेते हैं। यानी संख्याएं क्या होती हैं, जैसे आपकी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, भाज्य प्रमेय, अपरिमेय, ऐसी बहुत सी संख्याएं होती हैं। तो मैं आज संख्या पद्धति पार्ट फर्स्ट वीडियो में मैं आपको संख्याओं का पहले ज्ञान करा देता हूँ, तब आगे लेके संख्या पद्धति से जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको तब बताऊंगा। तो चलिए, समय को बर्बाद न करते हुए आइए सीधे पॉइंट पर चलते हैं। संख्याओं को पहले हम दोस्तों आपको बताएं, पहले संख्याओं का ज्ञान हो जाए तब मैं टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा। तो पहला जो हमारी संख्या है दोस्तों, वो है आपकी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नेचुरल नंबर होता क्या है। तो नेचुरल नंबर दोस्तों वे संख्या होती हैं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं। द नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, दैट इज़ प्राकृतिक संख्या। अर्थात दोस्तों, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो गिनने में आप कहाँ से प्रयोग करेंगे? जीरो को तो आप लेंगे नहीं गिनने में प्रयोग, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है। तो आप कहाँ से लेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी संख्याएं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पहला जो संख्या में प्रकार था वो था प्राकृतिक संख्या। तो ये संख्याएं ऐसी होती हैं जो गिनने में प्रयोग करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है। आइए मैं दूसरी संख्या के बारे में आपको बताता हूँ। जो हमारी दूसरी संख्या है वो है पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। ये क्या होता है दोस्तों? यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहलाती है। अर्थात जो आपकी प्राकृतिक संख्या होती है वो होती है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, और इसी में आप जीरो को भी सम्मिलित कर लें तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या को हम डब्ल्यू होल नंबर, W से शुरू होता है इसलिए इसको W से डिनोट करते हैं। W इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इज ऑल राइट। आगे चलें तो ये संख्या आपको प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या समझ में आ गई। आइए आगे हम चलते हैं, कुछ संख्याओं के बारे में जानते हैं। तीसरी जो संख्या है दोस्तों वो है आपकी सम संख्या, जिसे बोलते हैं इवन नंबर। ये क्या होता है? ऐसी संख्या जिनके इकाई के स्थान पर, इकाई बोले तो यूनिट प्लेस, सपोज दैट दिस नंबर एंड दिस इज द प्लेस इज यूनिट प्लेस, यानी इकाई का स्थान, यानी सबसे किनारे का स्थान इकाई स्थान। तो ऐसी संख्या जिनके इकाई के स्थान पर 0 हो दोस्तों, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8, इनमें से कोई भी हो, तो वो संख्या सम संख्या कहलाती हैं। इसकी एक और डिफिनेशन होती है कि ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 22, 444, 600, 36, 738, इन सब का इकाई स्थान देखिए आप, आपका 20, 0, 0 हो गया, 8 हो गया, 6, 4, 2, इसमें से सारी इकाई स्थान मिल रही है ना। तो ऐसी संख्या आप बिना देखे, बिना चेक किए 2 से अगर आप पॉसिबल करेंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो समय लगेगा, इकाई का स्थान देखकर ही आप बता सकते हैं यह सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरी संख्या की तरफ बढ़ते हैं। चौथी जो हमारी संख्या है वो आपकी है विषम संख्या है, जिसको इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। ये क्या होता है? सम संख्या का जस्ट विपरीत होता है। ये ऐसी संख्या जिनके इकाई के स्थान पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, इनमें से कोई भी हो सकती है इकाई के स्थान पर, वो आपकी विषम संख्या कहलाती है। इसकी एक डिफिनेशन और है कि ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो, ऐसी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं।
तीसरी डिफिनेशन आप कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनमें किसी संख्या में भाग देने पर जो आपका रिमाइंडर यानी शेष आए वो 1 हो, ऐसी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं बात करूँ 21, इकाई का स्थान देखिए 1, 33 का बात करूँ, 475 की बात कर लीजिए, 5700, आप 69 की बात कर लीजिए। तो ये सब देख रहे हैं दोस्तों, इकाई का स्थान 9, 5, 3, 1, ये सब क्या है आपका विषम संख्या है। ठीक है, आप बिना भाग दिए ही आप बता सकते हैं ये संख्या सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो आपको समझ में आया ये चारों संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, ये तो आप बेसिक क्लास में ही पढ़े होंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा लेवल को बढ़ा के अब कुछ और ऐसी संख्याओं बताता हूँ जो अभी आप तक शायद सुने होंगे, कुछ लोग सुने भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी सुने होंगे। ठीक है, आइए मैं और कुछ संख्याओं को आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, भाज्य संख्या जिसे आप यौगिक संख्या भी बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैं कहूँ कि 1 क्या आपकी भाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि 1 स्वयं से कटेगी लेकिन दूसरी संख्या से नहीं कटेगी, इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं है। 2 भी आपकी नहीं हो क्योंकि वो स्वयं से कटेगी, दूसरी से नहीं। 3 का भी वही हाल है। 4 आपकी भाज्य संख्या है, ये खुद से भी कटेगी, 1 से कटेगी, दूसरे से कटेगी, बिल्कुल कटेगी, 2 से कटेगा 4, इसलिए 4 आपकी भाज्य संख्या। 5 होगा? नहीं होगा। 6 हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे आप आगे चेक कर लीजिएगा। तो आपको भाज्य संख्या समझ में आई? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरे से भी कटे, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। 4, 6, 8, 9 डाटा आप चेक आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, 10 आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी, 11 नहीं है, 12 है, 13 भी नहीं, 14 है, 15 है, 16, 17 नहीं। तो ऐसे आप आगे चेक कर सकते हैं। चलिए आगे दूसरी संख्या को भी देख लेते हैं हम। अभाज्य संख्या जिसे आप ऋण संख्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। ये आपकी भाज्य संख्या का जस्ट अपोजिट होती है। ये क्या होती है? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी, उसे हम अभाज्य संख्या या ऋण संख्या बोलेंगे। जैसे हम कहें 2 आपकी अभाज्य संख्या, क्यों? क्योंकि ये एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगी। आपकी 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या। 4 है? 4 नहीं है, 4 क्योंकि 2 से विभाज्य हो जाएगी और खुद से तो है ही, इसलिए 4 अभाज्य न होकर क्या होगी? भाज्य होगी। ठीक है, इसलिए 4 को गायब करके 5 हो जाएगी आपकी, 7 हो जाएगी और आपकी 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। इस तरह आप आगे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया भाज्य और अभाज्य में क्या डिफरेंस है। एक संख्या समझ लीजिए, दूसरी अपने आप। प्राकृतिक समझ में आया, पूर्ण समझ में आ गया। सम संख्या समझ लीजिए तो विषम समझ में आ गया। भाज्य समझ लीजिए तो अभाज्य समझ में आ गया। ठीक है, सब एक दूसरे के पूरक हैं। कुछ ही संख्याएं हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, बाकी 2 संख्याओं का क्या होता है? पेयरिंग होता है, जो एक दूसरे के पूरक होती हैं। तो मैं सारी संख्याओं को बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तब सह अभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर, ये क्या होता है? 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं जिनका मस अर्थात महत्तम समापवर्तक, देखिए दोस्तों एक बेसिक ये भी आ गया, महत्तम समापवर्तक का बेसिक वीडियो आएगा, तो मैं एक वीडियो मस का भी बना के डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो जिनका मस यानी महत्तम समापवर्तक 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ 2 और 3, ये संख्याएं क्या हैं? आपकी सहअभाज्य संख्या। कैसे है? आप क्या करेंगे? 3 में 2 का भाग देंगे। देखिए 1 आ रहा है ना, 1 आपका महत्तम समापवर्तक है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 बचा है यहाँ पे, 2 में आप भाग दे दीजिए, 2 कट जाएगा। यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को क्या कर दे? पूरी तरह से काट दे, वही तो संख्या मस कहलाती है। तो 1 क्या कर रही है? दोनों को काट देगी, तो यही आपका मस हो गया। ठीक है, तो इनका मसा आप निकालेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसलिए ये संख्याएं क्या है? सहअभाज्य संख्या। जैसे मैं किसी और संख्या की बात करूं, आपको कहूँ 4, 9, 15, 2 या 2 से अधिक संख्याएं यानी 3 संख्या है, तो क्या ये आपकी सहअभाज्य संख्या है? बिल्कुल है। आप अगर चेक करेंगे तो पहले 15 में आप 9 का भाग देंगे, 9 का 9 आपका बचेगा 6, 6 में फिर 9 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, बचेगा 3। फिर आप क्या करेंगे? 6 का भाग देंगे, 3 दूनी 6 यानी ये कट जाएगा। फिर 3 का भाग 4 में देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 1 9 3, 1 बचे, 1 में फिर 3 का भाग देंगे,
इस तरह से आपका एक जो है वो क्या करेगा, पूरी संख्याओं को, दी हुई संख्या को क्या कर रहा है, काट रहा है, यानी इसका भी मसा क्या आएगा, एक आएगा। तो मैं अलग से वीडियो बना के डालूंगा मसा। इतना आप जानते रहिए कि सहभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं, दो या दो से अधिक संख्या जिनका मसा एक होता है, वही आपकी सहभाज्य संख्या कहलाती है। एक संख्या की अगर और बात कर लें, जैसे मैं कहूँ 8, 13, 16, ये भी आपका क्या है, सहभाज्य संख्या। इस तरह से आप बहुत सी संख्याएँ ऐसी होती हैं जो सहभाज्य संख्या होती हैं। तो आप प्रैक्टिस करिए, जानते रहिए कॉन्सेप्ट, बस इतना ही बहुत है एग्ज़ाम में, ठीक है। एग्ज़ाम में सीधे सीधे देता है इनमें से कौन सी संख्या सहभाज्य संख्या, कुछ जोड़े दिए रहेंगे, आप तुरंत चेक करिएगा, जिनका मत से एक होगा आप उसी पर टिक कर लीजिएगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। आइए आगे कुछ और संख्याओं के बारे में हम देख लेते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या यानी कपल आर ट्विन प्राइम नंबर, ये क्या होती हैं, दो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिनका मसा एक हो, तो दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर यानी डिफरेंस जो हो दोस्तों वो 2 हो, उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या यानी प्राइम और ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। वो क्या होती है, जैसे एग्जांपल हम बात करें कि पहले ये तो दो अभाज्य संख्या है कि नहीं, इनके बीच का मस अगर आप देखेंगे एक होना चाहिए, 3 एकन्नम 3 आपका बचेगा 2, 2 में 3 का भाग फिर से देंगे, 2 एकन्नम 2 1 बचेगा, फिर भाग देंगे, ये कट जाएगा, यानी एक फिर मस आ रहा। तो ये क्या हो गई आपकी अभाज्य संख्या। अब इनके बीच का थोड़ा डिफरेंस आप देखिए, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2 है कि नहीं, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा मतलब 2, ठीक। इनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए, तभी ये जुड़वा अभाज्य संख्या होंगी। एक कंडीशन और है, पहले तो अभाज्य होनी चाहिए, उसके बाद बीच का अंतर जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, तब वो आपकी संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाए। ऐसी कुछ संख्याएं और होती हैं, जैसे मैं कहूँ 5 और 7, ये भी आपकी अभाज्य संख्या भी है और जुड़वा अभाज्य संख्या भी है। देखिए बीच का डिफरेंस 2 है, आप चेक करेंगे तो मस अभी इसका एक आएगा। जैसे मैं बात करूँ 11, 13, 17, 19, ये सब कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या के सॉरी दोस्तों, अभाज्य संख्या के साथ साथ आपकी जुड़वा अभाज्य संख्या भी है। जुड़वा अभाज्य संख्या के साथ साथ आप अभाज्य संख्या सहभाज्य संख्या के साथ साथ आपकी जुड़वा अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। इतना आपको कंफर्म हो गया, तो आगे चलते हैं। रामानुजन संख्या देख लीजिए दोस्तों। रामानुजन एक वैज्ञानिक थे गणित के, इन्होंने एक संख्या को डिराइव किया था 1729। कौन सी संख्या, 1729। इन्होंने बताया यह कैसी संख्या, इनके नाम पर ही पड़ गई संख्या का नाम रामानुजन। इन्होंने बताया कि दो ऐसी संख्या ले लीजिए, उनके घनों का योग अगर 1729 आ रहा है तो वो संख्या रामानुजन संख्या कहलाएगी। तो रामानुजन संख्या कौन सी होती है, 1729। देखिए दोस्तों, अगर मैं कहूँ आपसे कि आप 10 का क्यूब और 9 का क्यूब, ठीक है, तो कितना, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 1000 और 9 का क्यूब आपका 729। अगर आप इसे जोड़ेंगे तो 1729, ठीक है। तो देखिए दोनों का क्यूब कितना आ रहा है, 1729 योग करने पर, तो ये संख्या क्या है, रामानुजन संख्या, ठीक है। इतनी तो बातें समझ में आई आपको। एक संख्या और होती है 12 का क्यूब और 1 का क्यूब आपका होता है 12 का क्यूब 1728 और 1 का क्यूब तो एक ही होगा, हो जाएगा 1729। तो 1729 आपकी एक ऐसी कौन सी संख्या, रामानुजन संख्या। आप सीधे सीधे याद करिए कि रामानुजन संख्या कौन सी होती है, 1729। एग्जाम में तो उतना पूछा नहीं जानता है, फिर भी अगर आप संख्याओं का ज्ञान पढ़ रहे हैं तो उसमें ये भी बहाने पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये आपको पता हो गया कि रामानुजन संख्या कैसी संख्या है, 1729 ऐसी संख्या है। इसकी खोज किसने की थी, रामानुजन नाम के वैज्ञानिक ने ही की थी, ठीक है। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके, बट कंडीशन क्या है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहें दोस्तों कि वैसी संख्या, जैसे मैं कहूँ 3/4, ये देखिए p/q के रूप में लिखी है, q का मान 0 के बराबर है, नहीं है ना, तो ऐसी संख्या क्या है, परिमेय संख्या। मैं कहूँ 7/8, p/q के रूप में, q का मान 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी संख्या परिमेय संख्या है। अगर मैं कहूँ कि 7 क्या आपका परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। मैं कहूँ लिखी जा सके, लिखी नहीं, लेकिन क्या आप लिख किससे बना सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आप इसमें बटा 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू 7 ही आएगी, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर वैल्यू का जो वैल्यूएशन होता है वो सेम ही होता है। आप 1 से भाग देंगे तो वैल्यू 7 ही आएगी। तो क्या आप इसको ये इस तरह से
बोल सकते हैं कि ये परिमेय संख्या बिल्कुल है, p/q के रूप में लिखी जा सकी है और q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब सभी प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर क्या हो जाएंगी, सभी प्राकृतिक संख्याओं को आप परिमेय संख्या बोल सकते हैं। 1 2 3 4 ये तो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या। लगाइए सब में बटाइए, सभी तो हो गई परिमेय संख्या। ठीक है, तो इतनी बातें कन्फर्म हुई दोस्तों। और ये कहाँ तक जाएंगी, ये भी इनफाइनाइट तक। बहुत सारी परिमेय संख्या आप दिन भर लिखते ही रहिए प्रैक्टिस के तौर पे। परिमेय संख्या समझ में आई। आइए और एक संख्याओं का कुछ हम ज्ञान धारण करते हैं। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर क्या होता है, ये ऐसी संख्याएं जो करड़ी से पूर्णतः मुक्त न हो, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या का दर्जा देंगे। जैसे मैं कहूँ √4, √4 क्या करड़ी से मुक्त होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप √4 को 2 लिख सकते हैं, एक कपल बाहर आएगा, अगर वर्ग है तो आप इसको 2 लिख सकते हैं, तो ये तो करड़ी से बाहर निकल गया। तो क्या ये अपरिमेय संख्या हुआ, नहीं होगा। अब हम अगर बात करें √3, तो क्या √3 को 1 × 3 लिखेंगे, क्या ये बाहर आएगा, नहीं आएगा। यानी ये संख्या करड़ी से मुक्त नहीं होगी, तो ये कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। √5 भी आपका कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। √7 अपरिमेय संख्या। ऐसे दिन भर आप बैठ के लिखते रहिए दोस्तों, बहुत सारी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इतना कन्फर्म है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आपको समझ में आई। परिमेय संख्या p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0। और अपरिमेय संख्या क्या होता है, वह संख्या जो करड़ी से पूर्णतः मुक्त नहीं होती है। ठीक है, आइए कुछ 2-3 और संख्याओं के बारे में हम जानते हैं। पूर्णांक यानी इंटीजर्स क्या होता है, जब संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जाए। प्रारंभिक कक्षाओं में आप पढ़े हैं सरल रेखा क्या होता है, एक चिन्ह होता था सीधी डायरेक्शन में, आप बीच में 0 लिखते थे, इधर पॉजिटिव वैल्यू होती थी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इधर आपकी निगेटिव वैल्यू होती थी। तो इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो पूर्णांक जो आपका होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, उसके बाद 0 प्लस इनफाइनाइट। यहाँ आपका प्लस इनफाइनाइट, इधर आपकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, यानी 0 से लेके माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट तक जितनी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं पूर्णांक होंगी। पूर्णांक 2 होती हैं, एक आपका धनात्मक और एक आपका होता है ऋणात्मक। ठीक है, तो ये सरल रेखा पे प्रदर्शित की गई हैं संख्याएं, तो ये संख्याएं पूर्णांक कहलाएंगी। आपको इतना कन्फर्म हो गया। आइए कुछ संख्याओं को और देख लेते हैं। संपूर्ण संख्या यानी आप इसको इंग्लिश में कॉम्प्लीट नंबर बोलते हैं। क्या होता है, ऐसी संख्या जिनके खंडों का योग संख्या के दुगुनों के बराबर हो, उसे हम कंप्लीट नंबर यानी संपूर्ण संख्या बोलेंगे। जैसे एग्जांपल हम कहें 12 का जो फैक्टर होगा वो होगा 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, और आपका 6 से कटेगा, 5 से तो नहीं कटेगा 12, 6 से कटेगा आपका, 1 से कट जाएगा आपका, 2 से भी कटेगा। पहले मैं एक छोटी संख्या लेता हूँ, 6 सबसे छोटी संख्या। तो 1 से कटेगा 6 आपका, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और आपका 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से कटेगा। ठीक है, अब इनके खंडों का योग कर लीजिए आप, तो 6 3 9 9 2 11 11 1 12, तो संख्या के दुगने के बराबर प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, संपूर्ण संख्या। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। जैसे मैं एक संख्या और कहूँ आपसे 28। ठीक है, 28 का क्या हो जाएगा खंड, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, और किससे कटेगा, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 से कटेगा, उसके बाद सीधे 28 से कटेगा। ठीक है, आप इसको जोड़िए तो 28 14 आपका 42 7 कितना हो जाएगा, 49 4 53 2 55 1 56। तो देखिए दोस्तों 28 का क्या हो जाएगा, 56। तो 28 का दुगना हो जा रहा है इनके खंडों का योग 56। तो 28 भी आपकी कैसी संख्या है, आपकी संपूर्ण संख्या। खंडों का योग करने पर अगर संख्या के दुगने के बराबर योग प्राप्त हो रहा तो वो संख्या आपकी संपूर्ण संख्या यानी कंप्लीट नंबर कहलाएगी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। आइए आगे कुछ और संख्याओं को देख लेते हैं। आवर्त दशमलव संख्या, रिकलिंग डेसिमल नंबर।
यह संख्या क्या होती हैं, इनकी कोई परिभाषा तो होती नहीं वैसे जनरली, लेकिन मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ। जैसे मैं कहूँ 0.6 बार, इसको एक तरह से और लिख सकते हैं 0.6 ऊपर एक बिंदी, और इसी को हम 0.66666 ऐसे लिखते चलिए। ये तीनों की वैल्यू जो होती है सेम होती है। तो ऐसी संख्याएं जो बढ़ती ही रहती हैं, तो ऐसी संख्याओं को आवर्त दशमलव संख्या बोलते हैं। दशमलव के बाद संख्याओं का आवर्त होता रहे, यानी रिपीट होती रहे, तो ऐसी संख्या आपकी आवर्त दशमलव संख्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी लगभग सारी संख्याओं को हमने आपको बता दिया। अगर एक दो संख्या और छूट रही हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी तो संख्या पद्धति अब चलती रहेगी, अभी तो 10-12 वीडियो 14 वीडियो इसके बनेंगे, ये तो अभी इसकी शुरुआत थी, इसलिए मैंने आपको संख्याओं के बारे में पहले ज्ञान करा दिया। अब दोस्तों मैं बारी बारी से जो सम संख्या से क्वेश्चन बनते हैं, जो विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या से जो क्वेश्चन बनते रहते हैं, मैं बारी बारी से अब उसको बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सब्सक्राइब करिए चाहे मत करिए, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर करा करिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।